सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया में मोदी मैजिक की। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। जापान, नेपाल, अमेरिका, म्यांमार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्रिस्बेन हो या फिर सिडनी, हर जगह मोदी के लिए लोगों का क्रेज देखते ही बन रहा है। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में मोदी की जो गूंज दुनिया ने सुनी थी, आज फिर से वही डंका बजा है सिडनी के अल्फोंस एरिना में। करीब 17,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों का दिल जीत लिया। करीब 70 मिनट के अपने भाषण में मोदी ने कई विषयों पर अपनी राय रखी। भले ही विरोधी मोदी के कार्यक्रम में जुटती भीड़ पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर बार भीड़ का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज चक्र में आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आशीष सरकार और नागपुर से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रामू भागवत और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के नेता जयप्रकाश सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर। अब ऑस्ट्रेलिया में मोदी मंत्र। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अल्फोंस एरिना में लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं, जनधन और मेक इन इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए गरीबों का बैंक अकाउंट खुलना काफी जरूरी है। सरकार वही, मुलाजिम वही, दफ्तर वही, फाइल वही, आदत वही, लोग भी वही। काम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना ही नहीं, देश के गरीब लोगों की ईमानदारी देखिए। देश के गरीबों की ईमानदारी देखिए। मैं और आज इस धरती से उनको सलाम करता हूं। हमने कहा था मुझे गरीबों को बैंक अकाउंट खोल करके उनको मुख्य धारा में लाना है। अब उसके पास तो बेचारे को बैंक खाता खोलने के लिए 5 रुपया 10 रुपये भी तो नहीं है। तो हमने नियम बनाया, 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन आप सब गर्व से कर सकते हो, 0 बैलेंस से जिनका बैंक अकाउंट खोलना था, ऐसे गरीब परिवार के लोगों ने मन में ये सोचा नहीं, मुफ्त में क्यों करें। भले मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमारा भी कोई जिम्मा होता है। और मेरे दोस्तों, आपको जान करके खुशी होगी, इस 70 मिलियन जो बैंक अकाउंट खुले हैं, 10 वीक में खुले हैं, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाया। 5,000 करोड़ रुपए। किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया। उसको लगता है कि मैं एक मुख्य धारा से जुड़ रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक बार हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें, वो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को
दलीय राजनीति से ऊपर कर लिया है। अब वो किसी एक दल की बात नहीं करते, और तो और छोड़िए, विदेश की धरती पर एक बार भी वो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। अब वो आदर्शों से और दलीय पार्टियों से उन्होंने अपने आप को ऊपर कर लिया है। तो एक लोकतांत्रिक देश भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री आखिर चाहता क्या है, यह एक चिंतन मनन का विषय आया है। गरीब देश भारत, अभी हम विकासशील देश है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आए हैं, तो आखिर वो चाहते क्या है। उन्होंने कहा है, जनता को ये कहते हैं कि बहुत जल्द आपके सपनों का भारत मैं आपको दूंगा। कहते हैं कि विवेकानंद के सपनों का भारत साकार होगा। तो आखिर विवेकानंद के सपनों का भारत क्या था? चिंता इस पर होगी, बातचीत इस पर हो सके। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को हमारे संविधान ने स्वीकार किया, हमारे देश ने स्वीकार किया है, अब यह चिंतन के विषय यह है कि इससे पृथक होकर एक ईमानदार चिंतक के रूप में नरेंद्र मोदी क्या देश को स्वीकार्य होंगे? देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है, देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में रखना है। तो ऐसे में क्या सिर्फ शब्दों के खुराक लोगों के पेट भरने के लिए काफी होंगे? यह भी परिवर्तन का समय है। मोदी बोलते हैं परिवर्तन की बात, तो यह ठीक है। जब परिवर्तन की आंधी चलती है तो उसका मुकाबला, उसका थपेड़ो झेलना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन जब वो आंधी शांत होती है तो स्वच्छता चारों तरफ नजर आती है, साफ नजर आता है। शायद मोदी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि हमारे देश को जिस विकास की जरूरत है, जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जरूरत है, एक सुशासन वाले देश की जरूरत है, जिसका आश्वासन और वादा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, उसे इन सब के बातों के साथ वो कैसा पूरा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिनेश सिंह जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं को दलों से ऊपर और स्थापित मान्य आदर्शों से ऊपर कर लिया है? अब वो बातें कर रहे हैं तो दर्शन की बातें करते हैं, विकास की बातें लाते हैं वो, लेकिन उसमें भी दर्शन जुड़ा होता है, विवेकानंद का दर्शन जुड़ा होता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो अपेक्षा भारतीय जनता उनसे कर रही है, जिस अपेक्षा के साथ भारत के मतदाता ने उन्हें बहुमत देकर केंद्रीय सत्ता में बैठाया है, क्या नरेंद्र मोदी वो पूरा कर पाएंगे? विनोद जी, मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री को जी दल से ऊपर होना भी चाहिए, जिसकी चर्चा आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दल से ऊपर नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आज उनके सामने दल जो है, दल से ऊपर होकर एक प्रधानमंत्री को काम भी करना चाहते हैं। जब आज ऑस्ट्रेलिया में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस बात का गर्व जो है पूरे भारतवासियों को होना चाहिए और सारे पार्टी के प्रतिनिधि को भी होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि विवेकानंद, जिस विवेकानंद की वो चर्चा करते थे, वो कहते थे ना कि विवेकानंद कहते थे कि सबसे बड़ी पूजा है देश पूजा, राष्ट्र पूजा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसी राष्ट्र को पूज्य करने की बात कर रहे हैं, उसी आदर्शों पर चल रहे हैं। और आपने एक सवाल यह भी किया, और विवेकानंद भी कहते थे कि भजन से पेट नहीं भरेगा या इस तरह के भाषणों से पेट नहीं भरेगा। निश्चित तौर पर इसके साथ साथ हमको देश को एक गति भी देना पड़ेगी, देश की एक दशा और दिशा भी देनी पड़ेगी, और उस काम को स्वयं मोदी जी कर भी रहे हैं। मोदी जी ने कहा, विवेकानंद जी की बात करें, उसमें एक आत्मविश्वास पैदा करने के बाद भी बार बार विवेकानंद कहा करते थे। विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने आह्वान किया था देश लोगों का कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे पास हैं, वो कभी हम ही हैं जो आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है। मतलब कितना आत्मविश्वास उभरा करते हैं। लगता है कि यहाँ से सूत्र पकड़कर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विनोद जी, देखिए एक मानव है और मानव में ही दानव बनने की क्षमता है और मानव में ही महामानव बनने की क्षमता है। नरेंद्र मोदी जो महामानव की क्षमता उनके अंदर है। आज के पहले भी प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे, लेकिन इस तरह का स्वागत, इस तरह का सत्कार और इस तरह का गौरव का अनुभव, आज मोदी जी जिस चुनाव जीतने की हम लोग बार बार बात करते हैं,
चुनाव जीतना तो एक पहलू है विनोद जी। जी। आज चुनाव जीतने के साथ साथ वो पूरा भारतवासियों को जो दिल जीत रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज जो दूसरे देश में जाकर आज का जो भव्य वातावरण आप वहां देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की धरती से बोल रहे हैं। लग रहा है कि जैसे तालकटोरा के स्टेडियम में किसी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए और वहां पर दर्शकों के उत्साह को आप देखिए, तो मुझे तो फक्र होता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पौध के हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ज्यादा फक्र है। और वही बात करते थे विनोद जी कि आज वातावरण बदल रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। वो कहते हैं वही ऑफिस है, वही काम करने वाले लोग हैं, वही ऑफिस आवर्स है, लेकिन कार्य पद्धति में कैसे बदलाव आ रहा है। और उस बदलाव की अनुभूति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, विदेश के लोग भी इस बदलाव को देख रहे हैं। इसी का कारण है, इसी का परिणाम है कि आज मोदी जी जहां जा रहे हैं, सिर्फ यहां नहीं, सबसे पहले वो भूटान गए, भूटान के बाद ब्राजील गए, ब्राजील के बाद नेपाल गए, नेपाल के बाद जापान गए, जापान के बाद अमेरिका गए, अमेरिका के बाद म्यांमार गए और फिर ऑस्ट्रेलिया गए। जहां जहां भी जा रहे हैं, जिसकी चर्चा आपने अनौपचारिक रूप से किया कि आज वो विश्व विजय पर निकले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी के जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, वो निश्चित तौर पर विश्व विजय के पथ पर निकला है। और विश्व विजय यही है कि देशवासियों के और समस्त विश्व के लोगों को दिल जीतने की, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है अयम निज लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वस्तु कुटुकम, और उसको चैतार्थ करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, वो आपने फिर एक तरह से जो परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, वो परिवर्तन की तरफ आपने इशारा किया है। हमारे साथ नागपुर में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामू भागवत जी जुड़े हुए हैं। हम सीधे रामू भागवत के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, रामू आप बताएं, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की बात सुनी और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विश्व विजय अभियान पर चले। और जो मार्के की बात मैंने कहा कि वो एक दल से उन्होंने स्वयं को ऊपर कर लिया है। वो कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री हैं, उसका नाम कहीं नहीं ले रहे हैं। हाँ, विवेकानंद के आदर्शों के, विवेकानंद के सपनों की बात करते हुए जनता को वहाँ विदेश की धरती से भी आश्वासन देते हैं कि हम विवेकानंद के सपनों का भारत, आपके सपनों का भारत मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया की बातें करना वो नहीं भूलते। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता की आशा और आकांक्षा की कसौटी पर खरे उतरेंगे? रामू। विनोद जी, अभी मैं बस 1-2 मिनट पहले एक रॉयटर्स की जो न्यूज एजेंसी है उसकी एक कॉपी पढ़ रहा था मैं जी, और उसमें ये कहा गया है कि भाई महात्मा गांधी के बाद अगर सबसे पॉपुलर कोई इंडियन लीडर है तो ये नरेंद्र मोदी उभर के आ रहे हैं जी। तो ये बड़े गर्व की बात है देश के लिए कि एक इंडियन नेता हर देश में जहां भी जाते हैं वहां पे इस तरीके से उनका स्वागत होता है और इस तरीके से उनका वहां लोगों में इतनी प्रशंसा होती है और उतना प्यार मिलता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बट जिस तरीके से पॉलिटिकल अभी भी जो उनको, ठीक है, ये कोई पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है जो विदेश दौरे कर रहे हैं वो तो अपना एक इंटरनेशनल स्टेटस है वो दिखा रहे हैं। बट अभी उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है देश में इस समय, अगर देश में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है तो वो कुछ पॉलिसी डिसीजन जो है वो अभी उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये तो ठीक है कि विदेशों में बहुत पॉपुलर हो रहे ये सब है और सबसे महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़े इंडियन ऐसा माना जा रहा है, उनको एक रॉक स्टार स्टेटस मिल रहा है। और यंग लोग जैसे अब आज सिडनी में भी देखें कैसे यंग लोगों का एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब अच्छी बात है। शायद ये उनके जो आगे चल के कुछ जो करना चाहता मेक इन इंडिया, इसमें काफी मदद होगी इनकी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट खासकर इंडियंस ही अगर एक जो है आकर यहाँ इन्वेस्ट करे, ये सब इसमें काफी मदद होगी। लेकिन अब भी यहाँ देश में यही एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि भाई ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स अभी तक नहीं ले पा रहे हैं और कुछ अच्छे पॉलिसी जो काफी जिससे फर्क पड़े वो नहीं हो रहा है। ये मेक इन इंडिया तो ठीक है, ये अभी काफी समय लगेगा। और जनधन आपने कहा वो भी जो कांग्रेस ने शुरू किया था वो ही थोड़ा आगे बढ़ा है इन्होंने, लेकिन
अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, इसमें उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन खुद के जो पार्टी के पॉलिसीज हैं वो अभी भी काफी लोगों को बड़ी वो वेट कर रहे हैं लोग एक तरीके से। नहीं रामू ठीक है दिनेश जी, विनोद जी। बड़े कि हम गर्व कर सकते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन जहां बात नीति की बात आती है, क्योंकि देश चलेगा नीति निर्धारण के बाद, उसके क्रियान्वयन के बाद। अब हम व्यवहार के स्तर पर बात करें दिनेश जी, जब तक हम सार्थक सकारात्मक नीति राष्ट्रहित में नहीं बनाएंगे तब तक यह संभव नहीं है कि हम विकास के मार्ग पर चले ही। इस पर आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश सिंह जी, मुंबई स्टूडियो में कांग्रेस के नेता हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं, जैसे रामू भागवत ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि जो बहुत लोकप्रिय पूरे संसार में हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, आप गर्व कर सकते हैं। लेकिन देश यूं तो नहीं चलेगा। आपके नेता सलमान खुर्शीद ने आज ही आरोप लगाया, वो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो प्रायोजित है, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक चुनौती दे दी कि जो यहाँ से लोग भेजे गए हैं एयरलाइंस के विभिन्न जो विमान कंपनियां हैं उनके टिकट चेक कर लिया जाए, पता लगा कि उनके लिए टिकट लिए गए। ये एक आरोप है। मतलब अभी भी आपकी जो सोच है इस दिशा में नकारात्मक है। लेकिन मैं उस बात पर, जहां तक नीति संबंधी बात होती है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सार्थक सकारात्मक नीतियां बनाकर, वैसी नीतियां जो कि हर भारतीयों को स्वीकार्य हो और वो राष्ट्र हित में हो, विकास के हित में हो, क्या वैसी नीतियां बनाने में यह जो भाषण जो हो रहे हैं, जो शब्दों के जो शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, जो आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि शब्दों का माया जाल तो फैलाया जा रहा है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर ऐसा कुछ फिलहाल नहीं दिखता जिससे ऐसा लगे कि सचमुच कोई बहुत विशाल सार्थक परिवर्तन देश में होने जा रहा है। क्या आपकी पार्टी यह सोचती है कि इसके लिए हम किस तरह का दबाव बनाना चाहेंगे सत्तारूढ़ दल पर या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? जयप्रकाश जी। देखिए, हमको भी गर्व होता है माननीय मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं जी, अपनी बोल वचन जो रखे हुए हैं उस पर गर्व होता है जी, कि विदेश में जाके ऐसा बोल रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है जी। लेकिन केवल भाषण से जनता की पेट नहीं भरेगा, जनता को राशन की भी जरूरत है। और जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी ने मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी देने के वादा पर सरकार बनाए थे, उसी तरह से माननीय मोदी जी ने एक आश्वासन दिया कि 15 लाख रुपया हर गरीब को मिलेगा, हम काला धन लेके आएंगे। हमारे जैसे लोग भी इस उम्मीद में लगा हुआ है कि कब ये 15 लाख मिलेगा, और सब जनता इसी उम्मीद में उनको जिताया है। लेकिन वो अभी अभी उनका जो आया है कि कितना पैसा विदेश में है, इसके बारे में वो भी नहीं जानते, उनकी सरकार भी नहीं जानती, पिछली सरकार भी नहीं जानती। तो इस तरह का झूठा वादा जनता से कैसे किए कि 15 लाख रुपया हर गरीब को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने गरीब जनता के लिए तमाम काम किया, मनरेगा का काम किया जिसको ये बंद करने जा रहे हैं, आम आदमी को सस्ते में अनाज देने का काम किया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो। जयप्रकाश जी, मैं यहाँ थोड़ा आपको टोकना चाहूंगा। जयप्रकाश जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। जा रहे हैं, आपने मनरेगा की बात की, काम नहीं कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ, इसकी पेट नहीं भरेगी जनता की, राशन से सही मिलना चाहिए। तो मैं उन पर गर्व करता हूं कि जो बोल रहे हैं उसको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी भी उनको समर्थन करेगी, जो बोल रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करें। आपको बता दूं कि अभी अभी जापान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है, अपने प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने कुछ भी इसके बारे में दिखाया नहीं। शायद सभी जनता को मालूम भी नहीं होगा कि माननीय मनमोहन सिंह जी को जापान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। लेकिन माननीय मोदी जी जिस तरह से दिखा रहे हैं सब जगह मीडिया में, इसलिए उनका नाम और ज्यादा हो रहा है, काम से ज्यादा उनका नाम दिखाने से हो रहा है। नहीं जयप्रकाश जी, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा। आपने जयप्रकाश जी, आपने अभी याद दिलाई मनरेगा की। आपने कहा कि मनरेगा का त्याग कर जाए, ऐसी बात नहीं है। जो नए मंत्री बने चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मनरेगा की भूरी भूरी प्रशंसा की है और वो कहा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जा रहा है, इसे पूरी तरह ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा।
दिनेश जी। नहीं, एक चीज हम थोड़ा सा सिर्फ निवेदन करना है, कम से कम आज कांग्रेस के साथी ने समर्थन किया कि मोदी की लोकप्रियता या जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उनसे उनको अच्छा लग रहा है। जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मनमोहन सिंह को जापान में सम्मान दिया गया। तो किसने आपको रोका? आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वे हाल फिलहाल में चुनाव हुए, उसमें आपके प्रधानमंत्री जिसको आप लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जिनको जापान ने सम्मानित किया, जी। वो कहीं नजर नहीं आए। और जिस समय उनको सम्मानित किया गया, आपकी पार्टी को चाहिए था कि जब सम्मान लेके लौटे तो आप अद्भुत स्वागत करते। किसने रोका था? यही तो सवाल है कि जो आदमी ठीक काम कर रहा है आप उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? अगर मोदी जी दूसरे देशों में जानते हैं, कम से कम आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं, आपने स्वीकार किया। बाकी आपके जयप्रकाश जी, आपके नेता, अगर वहां भीड़ हो रही तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि दिल्ली में उनके कार्यक्रम मतलब आपके कहने का मतलब दिनेश जी, मैं टोक रहा हूं, आपके कहने का यह मतलब या इशारा ये है कि अगर नेहरू परिवार से किसी को सम्मानित किया था तो उसको करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे होता। अगर यही कोई काम, मनमोहन सिंह नहीं, यही जयप्रकाश जी यहाँ नहीं स्वीकार करेंगे। अगर यही कोई छोटा पुरस्कार पता नहीं इनके उपाध्यक्ष अध्यक्ष को मिलता तो पता नहीं क्या कर देते। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने सब गलत काम किया, हम कहते हैं जो आपकी अच्छी योजना है। लेकिन अभी जिसकी चर्चा भागवत जी कर रहे थे कि देश का भागवत जी आत्मविश्वास खो गया था। हम इस आत्मविश्वास में हम थे ही नहीं कि कभी हम खड़े हो सकते हैं। राजनेताओं पर से विनोद जी लोगों की आस्था और विश्वास उठ गया था। सबसे पहले अगर किसी पे अंगुली उठाने का काम होता था तो राजनेताओं पर होता था, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। मोदी जी के आने के बाद जयप्रकाश जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों की नीयत बदली है, लोगों की आस्था बढ़ी है नेताओं के ऊपर, इसलिए आपको फख्र करना चाहिए। वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हैं। और जो ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो खो गया है, वो आत्मविश्वास वापस आने लगा है। और जब लोगों का आत्मविश्वास वापस आ जाता है तो और मोदी जी ने कहा ना कि देश सरकार थोड़ी लेके चल सकती है, देश यहां की जनता आगे लेके चलेगी। सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और इसके क्रियान्वयन का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का नहीं है, जनता का भी है। लेकिन उसका नेता कैसे होता है, उसका अगुवा कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आज मोदी जी ऐसे हैं कि उनका लोग अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह ऐसा कोई काम किए कि जो अनुकरणीय हो। आपकी पार्टी के लोग उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उनको सीन से गायब कर दिए हैं, तो बाकी जनता कैसे सम्मान करेगी? चलिए दिनेश जी आपके पास आएंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात भी, मुझे ऐसा लगता है, मैं रामू भागवत जी के पास फिर चलना चाहूँगा चूंकि उनका समय थोड़ा उनको किसी और कार्यक्रम में जाना है। रामू, आपने अभी दिनेश जी की बातें सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद साहित्य का बहुत अध्ययन किया हुआ है। चूँकि हर बात में, चाहे देश की धरती हो या विदेश की धरती हो, वो विवेकानंद की चर्चा जरूर करते हैं। उसी में एक बात करें, विवेकानंद ने एक बार कहा था कि विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम ताकत लेने के लिए आते हैं, शक्ति बनाने के लिए आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था, दिनेश जी आप भी सुन लीजिए, कि हमें कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूं रामू, कि एक आदर्श के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, दोनों में बहुत फर्क आता है। यह एक विशाल देश है, 125 करोड़ आबादी वाला देश है, विभिन्न जाति धर्म संस्कृति भाषा वाला देश है। इस देश को चलाना आसान नहीं होता है। तो जहां निंदा की बात मैंने वो कही, और उसके साथ से उसके ठीक विपरीत अभी पिछले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभाओं का हो, हमने देखा, हम आप सभी ने देखा कि शायद वो यह भी भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कुछ ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग किया अपने विपक्षियों के लिए, वह बिल्कुल विवेकानंद के सीख के बिल्कुल विपरीत है। दूसरी बात, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में आज उन्होंने कही कि मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के मुख से ऐसे निकले शब्दों की देश की जनता स्वीकार करेगी? रामू, देखिए विनोद जी, उन्होंने शायद अमेरिका में भी ये बात कहा था कि भाई कानून जो है, जैसे भारत जैसे देश में कानून कब बने हैं? आज से 100 साल 150 साल पहले बने कानून, तो इनमें बदल की तो आवश्यकता है।
तो उसका मतलब तो ये नहीं कि हम कानून या कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। उनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो घिसे पीटे कानून है जिसका कोई आज रिलेवेंस नहीं है, उनको बदलने की आवश्यकता है और वो करना चाहते हैं। भले बोलने के लहजे में ऐसा लगता होगा कि भाई ये मैं रोज एक कानून निकाल के फेंक दूंगा, ये बात तो कहने का मतलब ये है कि भाई पुराने जो कानून है जिनका आज कोई खास मतलब भी नहीं है, जी हाँ, तो इनको बदलने की तो जरूरत है। ये तो खैर देशवासियों के लिए इसकी जरूरत है, वो देश के लिए करते हैं। दूसरी बात ये निंदा, जैसे आप विवेकानंद जी की बात कर रहे थे और मोदी ने शायद बहुत इंस्पिरेशन लिया उनसे, तो इसी तरीके जैसे विवेकानंद जी यूएस में जाके जो ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस से उनका शुरुआत हुई, वैसे मोदी जी ने भी यूएस में जाके अपना एक नाम बनाया, वहाँ मेडिसिन स्क्वायर में जिस तरीके से बोले, और अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में शायद उससे भी ज्यादा पॉपुलर बन गए ऐसा लग रहा है। तो बात यह है कि वो तो खैर ये पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं है, वो अपना कुछ एक धोरण लेके चल रहे हैं, बट ये अब देखना ये है कि आगे देश में आके वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी उन पर यही एक तरीके से चल रहा है कि भाई जैसे इकोनॉमी भी ठीक है एक तरीके से, उनके नाम से ही पहले इकोनॉमी में थोड़ा एक तेज आ गया था, जैसे आते साथ आज शायद स्टॉक मार्केट सबसे हाई पॉइंट पर था आज और इतने सालों में, तो ऑल टाइम हाई में था। तो ये सब तो एक तरीके से चल रहा है, लेकिन वो सब इवन इकोनॉमी जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट भी है सारे एक नए पॉलिसी के लिए बहुत वेट कर रहे हैं। जिस तरीके से एक स्पीड होना चाहिए था शायद अभी भी नहीं आ पाया उसमें। जैसे अभी कोयले की बात कीजिए, कोल का जो इतना सब हो गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो उसके बाद में ऑल्टरनेटिव क्या करेंगे और शायद तुरंत करने की जरूरत थी। इसकी वजह से पूरा पावर सेक्टर आज जो है एक तरीके से पूरा पिछड़ा हो गया है, बंद होने का कगार पर है। में आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये तो बस ये जो इसमें थोड़ी तेजी लानी चाहिए। रामू, मैं आपसे एक बात भाषण, लेकिन इसलिए भी भाई आपसे एक सवाल और जान पूछना चाहूंगा। अभी आपने जिससे कहा कि नीति की बात आपने की और अर्थव्यवस्था की बात की, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आम आरोप ये लगने लगे हैं कि अब तक जितनी नीतियां बनी है अर्थव्यवस्था संबंधी जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका लाभ बड़े बड़े जो है औद्योगिक या व्यवसायिक घरानों को मिल रहा है, आम जनता को उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, जबकि वे अपने हर भाषण में देश में विदेश में वो बातें करते हैं आम लोगों की, स्वयं को बताते हैं कि मैं एक गरीब चाय बेचने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के देन है, ये हर जगह इस रूप में पेश करते हैं। लेकिन जब नीतियां बनती हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़े औद्योगिक घरानों और व्यवसायिक घरानों के लाभ के लिए बनती है। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें देश स्वीकार करेगा? रामू। विनोद जी, मैं हेलो हाँ, विनोद जी मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत है कि भाई वो कोई दो चार घरानों के लिए बड़े इंडस्ट्री हाउसेस के लिए ये एक जनरल आरोप लग रहा है, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं। ये तो कहना गलत है, क्योंकि आप नहीं आरोप की बात क्या है। आज अभी जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी इस समय यही आरोप लगा है कि वो अडानी ग्रुप के लिए जो आज शायद कुछ एग्रीमेंट भी हुआ है, एक $1 बिलियन का कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन देंगे। तो ये हो सकता है तुरंत ही इसको अपोजिशन पार्टी इसको बड़ा कैपिटलाइज करके देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे वो अडानी ग्रुप के काम के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया और वहां वो करके आ गए, उन्होंने क्या किया यही कहेंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई गरीब लोगों के लिए क्या किया, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये इस सब में काफी समय लगता है। आज अडानी ग्रुप या हो या कोई और कोई बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उनको मदद करें या उनको सपोर्ट करने में कोई हरकत नहीं है। शायद सभी सरकारें करती हैं उनको, ये तो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं कि भाई एक ग्रुप को ये फेवर कर रहे हैं, बट कोई ना कोई ग्रुप कोई इंडस्ट्रियल हाउस को हर पार्टी जो है वो हमेशा फेवर करती आ रही है अपने देश में, कोई नई बात नहीं है। तो अभी ये बात यह है कि जैसे अडानी ग्रुप अगर इतना बड़ा है, वो कुछ कर भी पा रहा है, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। और स्टेट बैंक से कुछ अगर लोन भी मिल जाए तो मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत इलीगल कोई काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए वो लोन भी मिलेगा, एक प्रक्रिया के अंतर्गत मिलेगा, काबिल लोग नहीं, वो एक प्रक्रिया का अंतर्गत हुआ है। हाँ, उसमें कोई दो मत नहीं है। लोगों को अगर मदद करे, हाँ जी हाँ, लेकिन काबिल लोगों को अगर बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में उनके पास ताकत है, अगर उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे आप? जो गरीब के लिए तो अलग काम कर ही रहे हैं, जो जन धन वगैरह है, एक तरीके से फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है ये।
गरीब आदमी के लिए अकाउंट जो खोले हैं, जी, जी। ये भले ही कांग्रेस 5 साल से कोशिश कर रही थी पर वो क्रियान्वित नहीं कर पा रही थी उसको। इन्होंने आके 2 महीने में 1 महीने में करके दिखाया वो। तो इस चीज का तो क्रेडिट इनको मोदी जी को देना ही पड़ेगा आपको। चलिए। आप कितना भी चलिए, policy अब की बात हमारे करिए, साथ एक आज वरिष्ठ- देखिए इवन ब्लैक मनी की बात जो की है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, रामू बोलिए। हाँ, ये ब्लैक मनी की भी बात जो की है, G20 मीटिंग में उन्होंने ब्लैक मनी की बात भी उठाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ये भी देखना पड़ेगा, अगर ब्लैक मनी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन रामू मैंने ये बात, प्रॉब्लम सॉल्व कर रामू आप एक बात ध्यान दीजिए, ये ब्लैक मनी का जो मुद्दा वहां उठाया हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे भारतीय मीडिया में उसको ऐतिहासिक भी निरूपित कर दिया गया, हाँ जी। लेकिन ये तो फिर जो उनके वादे थे 100 दिनों के अंदर में काले धन की वापसी के और लोगों के बीच में बांटने के, अब वो प्रक्रिया संबंधी बातें कर रहे हैं। जो बातें उठी कि जो जानकारी ब्लैक मनी की होगी, काला धन की होगी, उसको साझा किया जाएगा, सभी G20 के देश करेंगे। एक प्रक्रिया संबंधी बात हो गई, एक नीतिगत बात हो गई, लेकिन इससे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि जो वादे किए गए हैं कि विदेशों में जो पहले से बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे की बात छोड़िए, 70 लाख करोड़ रुपए बाहर में जमा है, उनको वापस ला करके विकास कार्यों में खर्च करना और देश के गरीब जनता के बीच बांटना, वो तो पूरा होता दिखता नहीं है। उन्होंने जो बातें की ऑस्ट्रेलिया में, फिर एक नीतिगत बातें की। विनोद जी, हाँ, जी हाँ बोलिए। विनोद जी, हाँ, एक मिनट लूंगा मैं। तो मुझे लगता है ये सब जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात है, ये कोई रातों रात करना तो कोई पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस में से भी जाना ही पड़ेगा इनको, और ये इसमें समय भी लग सकता है। बट वो जो हर एक आदमी को 15 लाख, ये तो बोलने वाली बात होती है। मुझे किसी को ये उम्मीद तो नहीं रखना चाहिए भाई लोगों को 15 लाख बांट देंगे हर कोई, ये तो कोई उम्मीद भी रखने में कोई बात, वो तो मजाक, एक तरीके से मजाक ही है वो। ये तो सब हो नहीं सकता। बट अगर थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, भाई ये काम कांग्रेस तो 50 साल में कर सकती थी पर नहीं कर पाई कांग्रेस, है ना। ये तो उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं थी। कम से कम मोदी जी कह रहे हैं मेरी इच्छा है, मैं कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक समय देना चाहिए। ये कांग्रेस वाले जो कई सालों से कोई काम नहीं कर पाए, वो रातों रात हर चीज हो जाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है कि भाई उम्मीद करें कि भाई 2 दिन में कुछ हो जाए, 5 दिन में 70 करोड़ लाख करोड़ आ जाए। ये सब तो कोई रातों रात होने वाली बात नहीं है। इन सब में तो प्रक्रिया तो लगनी ही है, क्योंकि विदेशों की बात है, कोई अपने देश के अंदर करने वाली बात भी नहीं है। विदेशों से उसको संबंध अगर अच्छे होंगे तो ही शायद आगे बढ़ सकती है बात। तो जिसका एक कदम ये है कि भाई देश विदेश में अपना एक इमेज बना रहे हैं, हो सकता है कल उनकी बात को सुने भी। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष सरकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरकार साहब, अभी आपने बातें हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा, विशेषकर जो ऑस्ट्रेलिया का रहे, अब उन्होंने बार बार ये संदेश देने की कोशिश, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लगता है अब अपने आप को दलों से ऊपर कर लिया और जो स्थापित जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे भी ऊपर कर लिया है। अब वो बातें कर रहे हैं, माने विश्वव्यापी जो विकास की बातें हो सकती हैं जिसका लाभ भारत को मिले, उसकी बातें कर रहे हैं। भारत में स्वच्छता अभियान की बातें करते हैं, जनधन मन की बात कर रहे हैं, ये सफाई पर ध्यान दें। लेकिन अब उसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या इन सब बातों से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि अभी भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में, हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं हैं, हम अभी विकास के मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत सारी अड़चनें हमें, आपको सभी को मालूम है। ऐसे में क्या लगता है, अब ये जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते हैं, बल्कि आज भी आरोप लगा कि यह जो प्रायोजित भीड़ एकत्रित करके अपनी बातों का कहना और मीडिया के माध्यम से उसे पूरा विश्वव्यापी स्तर पर उसको जो प्रचारित करना, तो क्या उससे व्यवहार के स्तर पर मैं कह रहा हूं भारत को कोई लाभ पहुंच पाएगा? देखिए, ये भारत का सौभाग्य है जी कि 7 दशकों के बाद में एक हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जी, जो 2 बाहों वाला प्रधानमंत्री नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है और वो सहस्र बाहु नहीं, 2,500 करोड़, ये बात आज लोग कही वो जो बाहु है उनके 250 पास, करोड़ बाहुओं का, या कहने का मेरा मतलब है जी कि प्रधानमंत्री केवल एक ऑफिस या एक व्यक्ति नहीं होता है एक लोकतांत्रिक देश में। जब वो प्रधानमंत्री उस देश के आम जनता के हृदयों में और उसकी आशाओं आकांक्षा के बीच में अपने को कनेक्ट कर लेता है, तो वो जन जन जो व्यक्ति है, जब मैं टेलीविजन देखता हूं, उसकी बात को सुनता हूं,
जब मैं अपने कार्यालय पे काम करता हूं, आप न्यूज पढ़ते हैं तो आप लगते हैं कि मैं देश के लिए हूं, मैं वही हूं जो नरेंद्र मोदी है। वो सिर्फ ये है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा है, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं। मेरा हमारे दर्शक जो हैं जब टीवी पे देख रहे हैं, हाँ। तो उनको एक उत्साह का माहौल मिलता है, और ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज समाचार आ रहा है कि बॉबी जंदल राष्ट्रपति होने की रास्ते पे चल पड़े हैं, और भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज वो तैयार हो रहा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक जनप्रतिनिधि का, एक जननायक का काम ये होता है कि उस देश के अंदर जितनी भी जनशक्ति है उसको इकट्ठा करे, प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करे, और उसको इस प्रकार से नियोजित करे कि उस देश की संपदा, उस देश की जनता के लिए जो विकास का कार्य है, उसकी जो प्रगति का मार्ग है, उसको प्रशस्त करे। और ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई दो हाथों वाला प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो सारे देश को अकेले नहीं चला सकता है। उसके लिए अब छोटी छोटी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने आर्थिक विकास नहीं किया। अगर जनधन योजना पे कल्पना करिए, आज से 2 वर्ष पहले आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बैंक के खाता खुलवाने जाइए, आपको 2 तरह के आइडेंटिटी कार्ड देने पड़ते थे, आपको एक विटनेस देना पड़ता था। एक साधारण सा व्यक्ति अगर कहीं राशन कार्ड बनवाना जाता था तो उससे कहा जाता था कि तुम वोटर आईडी को आइडेंटिफिकेशन करा के लाओ, अटेस्ट करा के लाओ। आज अटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर वो काम हुए हैं जो बॉटल नेक्स थी, सरकार को चलाने के लिए जो बॉटल नेक्स थी, वो खत्म हुए हैं, जिसका अनुभव आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप उसको नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, चलिए आपके पास फिर आएंगे, बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में इन सब बातों के इतर भी कुछ बातें कही, देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारतीय रेलवे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी तक रेलवे में न रफ्तार बढ़ी है और न ही जगह, लेकिन रेलवे में अपार संभावनाएं, और इसके सरकार रेलवे में 100% विदेशी निवेश चाहती है। भारत की रेलवे हम सब गर्व कर सकते हैं, लेकिन वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया 1 किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है। पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हम दुनिया में जो लोग इस पे जानकार हैं, मैं निमंत्रित करता हूं, आइए। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए इतनी संभावना है, रेलवे के विकास के लिए इतनी संभावना है, रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए संभावना है, और 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट छोटी बात नहीं है जी। दुनिया में कई देश में रेलवे होगी, पैसेंजर नहीं मिलते होंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम नीतिगत ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिन बदलावों के कारण भारत के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़े। तो नीतिगत बदलाव की भी बात अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे में 100% विदेशी निवेश को आमंत्रित करते हुए। सरकार साहब, यह तो सुनने में बहुत अच्छा लगा, विदेशी पैसा आएगा, 100% निवेश रहेगा, तो रेलवे में आमूल चूल परिवर्तन होगा। इसमें 2 बातें कहें, फिर कहें, ये प्रधानमंत्री के रूप में विदेश की धरती पर उनका यह कहना कि हमारे रेलवे में रफ्तार नहीं है, हमारे रेलवे में सफाई नहीं है,
हमारे रेलवे में जगह नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। पिछले 60 सालों में अपार रूप से इसमें जो परिवर्तन आया है, रेलवे में भी काफ़ी उन्नति की है, ये आप भी मानेंगे। अब रहा कि उन्नति कोई सीमा नहीं, जितना चाहे करे। आधुनिक तकनीकी आ गई है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। लेकिन मैं यह जो सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये विदेशी निवेश का मामला, क्या हमारे पास वो स्रोत नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है? क्या हम अपने रिसोर्सेज से जो भारतीय रेलवे का आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकते? कि हम 100% विदेशी निवेश चाह रहे हैं? और मैं इस बात को याद दिलाते हुए, दिनेश जी भी सुन लीजिए, क्योंकि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जब यूपीए सरकार के समय जब जब एफडीआई की बात आती थी, गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर विरोध करते थे विदेशी निवेश को लेकर के। और ये 100%, ये तो पहली बार सुना गया। जब 26% की बात होती थी, हंगामा तो था। 49% पे तो लोग आसमान फाड़ देते थे कि क्यों विदेशी निवेश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह ठीक है कि अब परिवर्तन की बात करते हैं, जो आवश्यकता है उसके अनुसार। वो उनका कहना है कि 100% आएगा। अब ये हकीकत में यह जरूर है कि हमारे पास धन का अभाव है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको चैनलाइज आज तक नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि उसका उपयोग, सदुपयोग नहीं हो पाया। लेकिन नीतिगत निर्णय की जो बात कही उन्होंने, कहा हमने नीतिगत निर्णय लिया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह कहीं ना कहीं जिस स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की बातें हम डंके की चोट पर करते आए हैं, कहीं उस पर यह चोट पहुंचाएगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है जी कि एक झूठा स्वाभिमान बहुत जी। महंगा पड़ जाता है। जी आज खुली अर्थव्यवस्था है और विश्व में जिस प्रकार से छोटे छोटे देशों में यातायात के साधन बढ़े हैं, भारत के अंदर जो रेलवे की कंडीशन है, मेरे पिताजी रेलवे से जुड़े रहे, अधिकारी रहे, और मैंने सारा बचपन रेलवे के कॉलेज में पढ़ा है। जी रेल के सफर से मेरा बहुत बचपन से संबंध रहा है। अगर आप अपने जवानी या अपने बचपन को याद करें तो रेल का सफर कितना सुखद हुआ करता था। अगर उसके फर्स्ट क्लास के कूपा जो चलता था, और आज अगर एसी का इतना पैसे देने के बावजूद भी आप एसी फर्स्ट क्लास में भी चल रहे हैं, तो वो सुखद अनुभव आपको नहीं प्राप्त होता है। और सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास की हालत तो ये है कि शायद जो मुर्गे कटने के लिए जाते हैं अपने बूचरी के लिए, वो ज्यादा कंफर्टेबल जाते हैं। इंसान इस देश का उससे ज्यादा कठिन स्थिति में जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का एक नियम है, जो कहा जाता है भारत को कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर्स। हमारे पास में सारी संपदा है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में ऊर्जा है, हमारे पास में श्रम शक्ति है, सिर्फ हमारे पास में कैपिटल की कमी है। चलिए इस पर आएंगे, आपके पास फिर लौटेंगे आशीष जी। लेकिन हमारे साथ जो जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं मुंबई में, कांग्रेस के नेता, अब उनसे जानना चाहते। जयप्रकाश जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की रेलवे में 100% विदेशी निवेश की, और इससे उनका कहना यह है कि क्रांति आ जाएगी भारतीय रेल सेवा में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बताएं जी कि एफडीआई का विरोध बीजेपी ने कितना किया। जब कांग्रेस पार्टी एफडीआई द्वारा विकास करना चाहती थी तो बीजेपी इतना विरोध किया कि चलने नहीं दिया। आज 100% एफडीआई चाहिए उनको, तो ये अपने वादे से कितना पलट रहे हैं, इस बात को सोचने की बात है। जी मैं उनका सम्मान करता हूं कि जो वादा किए उसको पूरा करें। पूरी देश की जनता उन पर आंख टिकाए बैठी हुई है कि आप जो सपना दिखा रहे हैं उसको पूरा करिए। जी आपने कहा कि रेलवे लाइन नहीं बिछी। अभी अभी जो जम्मू कश्मीर में कटरा में जो आपने उद्घाटन किया, वैष्णो देवी मंदिर तक रेलवे जा रही है, उसको कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सुरंग, पहाड़ियों के सुरंग खोद करके कोकण रेलवे चालू किया, कांग्रेस पार्टी ने चालू किया। जी। आप बोलते हैं रेलवे का कुछ विकास नहीं हुआ। जी कहिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आप और अच्छा विकास करिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सहयोग करे। अरे जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी नहीं बिछाने गई थी, आपकी सरकार उस समय रही, उसने बिछाया। करिएगा कि कुछ हुआ नहीं। आपने कहा
कि अभी अभी चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, आपने कहा भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालेंगे। आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को लेकर सरकार बना रहे हैं। तो आप किस तरह के दोहरी नीति दिखा रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी काम पर विश्वास करती है, दिखावे पर विश्वास नहीं करती। उसी लिए माननीय मनमोहन सिंह इतना बड़ा सम्मान पाए, लेकिन कहीं दिखाया नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आज जो आप मंगल ग्रह पर गए, वो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ देन है। आपने जम्मू कश्मीर पहाड़ी पर जो ट्रेन का उद्घाटन किया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। आप जो जो उद्घाटन करते जा रहे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ देन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास करती है, दिखावे में विश्वास नहीं करती। मैं भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना सुन करके उनका बहुत आदर करता हूं कि आप इस देश का सपना पूरा करिए। हर आदमी आप जो 15 लाख बांटने वाले हैं उसका इंतजार कर रहा है, और कौन वोट नहीं देगा आपको बिना कमाए? अगर हमको 15 लाख मिलने वाला है तो हमारे जैसा आदमी भी चाहेगा कि आप जैसा ही आदमी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लेकिन आप अपनी जयप्रकाश जी, राघव भागवत ने इस पर तो कह दिया कि वो तो एक चुनावी बात थी, कह दिया। केवल भाषण करने से पेट नहीं भरेगा। जयप्रकाश जी, विनोद जी अगर अनुमति हो तो थोड़ा सा बोलिए। पहली चीज तो जो काम आप गिना, जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जयप्रकाश जी, लेकिन आप उसका केवल अलग कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, पहली चीज तो जो आप काम गिना रहे हैं कि जम्मू से कटरा रेलवे लाइन सरकार ने बिछाया था, पार्टी नहीं बिछाई थी। पहले उसमें आप सुधार कीजिए। नंबर एक, बस वही कांग्रेस सरकार ने बहुत फर्क पड़ता है पार्टी में और सरकार में, बहुत फर्क पड़ता है। आज भी नरेंद्र मोदी को भाजपा देखते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो मैं तो सम्मान करता हूं। जयप्रकाश जी कम से कम मान रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो ब्लैक मनी की बार बार विनोद जी लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां के एजेंडे में, G20 के एजेंडे में शामिल हो जाना ये बड़ी बात है। जो भी ब्लैक मनी के लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पार्टी के सारे लोग उसमें होंगे या किसी पार्टी के लोग होंगे, लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखा है, बहुत तिजोरी के अंदर रखा है, कई चाबियां हैं उसमें, ताले, उसको खोलने में वक्त लगेगा। और विनोद जी दूसरी बात, आपने निश्चित तौर पे, हम कहां कह रहे हैं कि आपको विकास करना था रेलवे लाइन में 50 मीटर का, आपने किया 5 मीटर का। अगर यही स्थिति हुई जिसकी सरकार जी बात कर रहे थे, आज किस तरह से, कभी आप जयप्रकाश जी, मुझे नहीं पता है कभी जनरल बोगी में यात्रा किए हैं कि नहीं किए हैं, भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का विरोध कहां करती है, यह समझने की बात है। आज अगर दिल्ली में मेट्रो चल रही है और उस मेट्रो में सबको सहजता और सुगमता हो रही, तो किसको परहेज है? आज मोदी जी आप बात कर रहे हैं कि अमीरों की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी जनधन योजना की बात कर रहे हैं तो अमीरों की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या अमीरों की बात कर रहे हैं? आज मोदी जी गंगा सफाई की बात कर रहे हैं तो क्या अमीरों की बात कर रहे हैं? आज कानून के बोझ से मुक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या अमीरों की बात कर रहे हैं? आज वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या वो अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं? ये देखने के नजरिए में फर्क है। हम अपने कांग्रेस के साथियों को बताना चाहते हैं, अदालत का निर्णय हो सकता है विलंब से आए, लेकिन जनता की जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जनता की अदालत पग पग पर अपना निर्णय सुना रही है। अभी देश के परिप्रेक्ष्य में सुनाया, हरियाणा में सुनाया, महाराष्ट्र में सुनाया, अब झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी सुनाने जा रही है। तो उसका फैसला जो होता है उसमें विलंब नहीं होता है। आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया था, उसका फैसला वो करने जा रही है। और मोदी जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के लोगों से आपने जो, चूंकि ये बड़ा विचित्र है, थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। फिर काला धन की आपने भी चर्चा की। आप एक सुलझे हुए विचारक हैं। जिस काला धन को एजेंडे में शामिल किया वो क्या है, जो G20 में किया गया, वो एक प्रक्रिया संबंधी है कि आगे से, समझिए अभी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, आगे से हम जानकारियां साझा करेंगे। विनोद जी, यह कोई नंबर 1 हमारे यहाँ जो मूल मुद्दा यह जयप्रकाश जी है, या पूरा देश जो बात कर रहा है कि जो स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में जो अवैध तरीके से काला धन जमा है, उसकी मुद्दा उसकी वापसी का है। और यह अगर हो भी जाता है तो भविष्य के लिए होगा। हम आप कोई जाएगा अकाउंट खोल ले तो पता चल जाएगा, लेकिन वो पैसा वापस कहां से आएगा? विनोद जी, हमारी चिंता वो है। विनोद जी, अभी कांग्रेस के एक नेता का भी ब्लैक मनी सामने आया था देश में। कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या किसी पत्रकार का कागजात उनके दीमक, हम ये बात नहीं करें। विनोद जी, अगर आपको संज्ञान हो
तो पिछली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अनुरोध किया था कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी सांसद हैं, और राज्यसभा में हो लोकसभा में हो, सब लोग लिखित में स्टेटमेंट देंगे कि हमारा कोई भी ब्लैक मनी नहीं विदेशों में। अगर इतना ही नैतिक साहस था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, तो ये बात तो सब पर लागू होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लिखित में दिया है। अगर यही काम सारे सांसद करते तो अगली कहां उठती। यहाँ पर बात किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं है। जो भी पैसा विदेश में अवैध तरीके से काला धन के रूप में जमा है, उसे वापस लाने का वादा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने देश से किया है। देश की जनता को पूरा हक है, वो उनको बार बार याद दिलाएगी को पैसा वापस आना चाहिए। बार बार विनोद जी का भी उस दिन मन की बात में उन्होंने भरोसा दिलाया। नहीं, भरोसा अब देखिए, जीत एक भरोसा ही सबसे बड़ी बात है विनोद जी। देखिए वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां बता रहा हूं, उन्होंने एसआईटी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी नाम आपके सामने आए हैं उसको दीजिए, आपको संज्ञान हो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही वो सारे के सारे नाम एसआईटी को दे दिए गए थे। कौन से नाम जो अब तक प्राप्त हुए हैं? देखिए, और देखिए आप भी जानते हैं कि वो एचएसबीसी जो वहां से फ्रांस का दिया हुआ नाम था, उसकी वैधता पर 122 नाम दोबारा और 289 खाते ऐसे जिसमें एक विनोद जी बात ये नहीं है। जब एक चीज सुझाव वो देखिए वो वहां नियत साफ जब एक सूत्र मिलता है ना, तो उस सूत्र से कितने सूत्र निकल आते हैं उसकी चिंता आप मत कीजिए। समय चाहे जो लग जाए विनोद जी, कोई इससे बचने नहीं जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि जो भी पैसा है वो एक एक पैसा लाएंगे, तो प्रधानमंत्री वो जीवट व्यक्ति हैं, एक एक पैसा लाएंगे और देश की जनता को भरोसा है। अगर ये भरोसा किसी को नहीं है ना, तो जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं उन्हीं के पेटों में दिक्कत है। अभी विनोद जी, इंटरवेंशन करना चाहूंगा कि आज से 20 वर्ष पहले अगर भारत में ही जो खाते थे उस पर अगर आप नजर डालें, तो जो भारत के ब्लैक मनी होल्डर्स थे वो भारत के ही बैंकों के अंदर खुलेआम ब्लैक मनी रखते थे। अपने कुत्ते के नाम से खाते खुलवा लेते थे, अपने नौकरों के नाम से, ड्राइवर के नाम से खाते खुलवा के विभिन्न बैंकों में। मेरा निवेदन पूरा सुन लें। ब्लैक मनी का जो खेल है वो मैं उसे बता रहा हूं। लेकिन बाद में क्या किया, जब भारत रिजर्व बैंक ने कहा कि केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करिए, पैन नंबर जरूरी है, आपका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो जितने भी ब्लैक मनी के खाते थे वो व्हाइट में कन्वर्ट हुए या वो वापस निकल गए और वो ब्लैक मनी बाहर आ गए। सरकार साहब अभी एसआईटी के दोनों जज जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हैं, जस्टिस शाह और जस्टिस पशायत, अभी पिछले सप्ताह क्या बयान आया कि विदेशों में काले धन की जो बात करें उससे ज्यादा पैसा काला धन तो देश में चापते दिया। बिल्कुल है, आज भी है और जो हकीकत है। तो ये हम विदेशी जो बार बार, हाँ, चूंकि विदेश में गया तो लोगों की चिंता ज्यादा होती को वो पैसा देश से बाहर चला गया, वापस आना चाहिए। लेकिन अब जो प्रक्रिया संबंधी बातों की आड़ में इसमें जो विलंब किया जा रहा है, लोगों के दिल में यह शंका पैदा हो गई है कि जब तक वो खाते सार्वजनिक होंगे जोर से, तो पता लगा कि उसमें एक फुटी कौड़ी भी नहीं होगी। वो तो जो वहां जो खाते हैं, जो ब्लैक मनी वहां पर है, जब से ये जो नई सरकार आई है, एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार तो नहीं कहूंगा, नहीं तो हमारे बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे, वो नई सरकार आई है, वहां से साइफनिंग आउट होना शुरू हो गया है। ये पहले से और काला धन पहले से जैसे ही वहां पर जब 2011 में बात चली, जो मांग शुरू हुई उस समय से शुरू। कोई भी अगर मेरा खाता है, आपका भले ही हो या ना हो, मेरा खाता अगर ब्लैक मनी वहां पर है और मुझे पता है कि विनोद जी की इनकी सरकार आ गई है, हमारे बीजेपी वालों की, तो मैं वहां खाता क्यों रखूंगा? और मुझे खतरा होगा तो उसे मैं साइफन ऑफ करके कहीं और ले जाऊंगा। समय मिल रहा है। और देखिए सरकार जी, यही लोगों का यही जो शक यही है कि जो बार बार प्रक्रिया और संधिया टूटी की जो बातें होती है, उसमें जो समय जा रहा है, वो जो ब्लैक मनी के जो खाता धारक है उन्हें समय मिल रहा है और वो आराम से उन पैसों को बाहर। विनोद जी, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते अगर नियम कानून आड़े आ रहे हो। दूसरी चीज आपको जानकर आप हमारे प्रधानमंत्री दिनेश जी, यहाँ मैं यहाँ पर आपके साथ सहमत, दिनेश जी मैं यहाँ आपके साथ सहमत नहीं हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने आज भी विदेशी धरती पर कहा कि उन्हें कानून बदलने में मजा आता है। जब देश कानून बदल सकता है तो ट्रीटी क्या है? निश्चित सुप्रीम नहीं सुप्रीम दिनेश जी इस काला धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि ये ट्रीटी की बात तुम चिंता छोड़ दो, हम देख लेंगे, पहले वापस लाओ,
नाम बताओ। नहीं नहीं, नहीं, विनोद जी उन्होंने कहा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप हाँ, नामों को दे दीजिए। हाँ, तो नाम उनको दीजिए। नाम कौन सा दिया? क्या सार्वजनिक विनोद हुआ? जी, विनोद जी, यही बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार करती है तो दिक्कत होती है। वही काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है तो दिक्कत नहीं होती। हम सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने से पहले वो सारे नाम दे दिए थे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए आज ही सर। दिनेश जी, उसी दिनेश में जी, आपको स्वीकार आपकी नहीं जानकारी करेंगे। के लिए सरकार जी, जी। जब सुप्रीम कोर्ट में बेंच ने पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि क्या यह वही सूची है जो एसआईटी को दी गई है, शान एक शब्द जवाब नहीं दिया गया था, वहां भी अंधकार रखने की बात है। बहरहाल इस चर्चा को लेकिन समाप्त विनोद करें जी, यहाँ इतना पर, ही क्योंकि कहूंगा, हमारा समय पॉलिटिकल गिमिक और रियलिटी नहीं, विनोद जी एक चीज जानिए, तो बैलेंस देशवासियों करना जिस 125 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं मोदी जी, उनका भरोसा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर है चलिए। कि निश्चित तौर पर और भरोसे पर खरे भी उतरेंगे। आपको मैं बिल्कुल आश्वस्त कर रहा बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं आपकी बातों से ही सूत्र पकड़ करके इसको बात को समाप्त करूंगा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी नाम के एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा किया, उसे प्रधानमंत्री का पद सौंपा, उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिया, उसे भरोसा है, वो समय देने को तैयार है, लेकिन यह समय अनंत काल में परिवर्तित नहीं होने देगी देश की जनता। समय भले ले लेकिन जो वादे हैं वो उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दिनेश जी ने जो बोला कि जो सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है, वह एक एक पल का हिसाब लेगी और अपना फैसला सुनाएगी। जैसा यूपीए सरकार के खिलाफ अभी पिछले लोकसभा चुनाव में या अन्य विधानसभा चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल है उनके खिलाफ अपना फैसला जनता ने इसलिए सुनाया ताकि वो देखना चाह रही है, हर तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को अभी मजबूत करना चाह रही है और उनको एक भी अवसर ऐसा नहीं देना चाह रही है कि कोई वो बहाने बना ले कि हम क्या करें। इसलिए नरेंद्र मोदी को सावधान रहना पड़ेगा। इस बात को दोहराते हुए मैं इस चर्चा को आज विराम दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विवेकानंद की बार बार चर्चा करते हैं, उनकी पुस्तकों को, उनकी बातों को थोड़ा और ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि शालीनता और गंभीरता से बड़ा कोई हथियार नहीं है और सिर्फ शब्दों से देश का पेट नहीं भरा जा सकता है। देश की जनता वो व्यवहार के स्तर पर उन शब्दों को, उन आश्वासनों को, उन वादों को क्रियान्वित होते देखना चाहती है। इस बात को ध्यान रखें, अन्यथा जैसा कहा कि देश की जनता, जनता की अदालत वो सर्वोपरि है, वहां कोई फिर से सुनवाई होने को लग रही है। तो आज की चर्चा को मैं ही विराम देते हैं। आप सबों का, दिनेश जी, सरकार साहब, जयप्रकाश जी, हमारे रामू भागवत जी, आप सबों का बहुत बहुत आभार। आपने चर्चा में भाग लिया। कल हम फिर हाजिर होंगे राजरंग में एक नए विषय पर, नए मेहमानों के साथ पूरी चर्चा के लिए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ।